नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको हम लिए चलते हैं स्वीडन। और आप समझ रहे होंगे कि स्वीडन हमें क्यों लिया जाया जा रहा है। इसलिए ले जाया जा रहा है कि हक़ की आवाज़ जहाँ से उठती है वहाँ जाना चाहिए। और यकीन मानिए कि स्वीडन के बच्चों को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि वो फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। ये स्वीडन के बच्चे उन्हें 57 इस्लामी और अरब ममालिक को एक सबक दे रहे हैं, एक इबरत का मुकाम है उनके लिए कि ये बच्चे होकर, और वो भी यानी कोई मुसलमान नहीं है बल्कि ये गैर मुस्लिम है, ईसाई बच्चे हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब से इनका ताल्लुक़ है। ये फ़लस्तीनी बच्चों की तायीद व हिमायत में निकल पड़े हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं और इसराइल की मज़म्मत कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल ने जिस तरह की दरिंदगी की है, जिस तरह के मज़ालिम ढाए हैं और जिस तरह की बमबारी की है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 1.5 लाख टन बम उसने गजा पर बरसाए हैं, जिसके नतीजे में गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। जबकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार में यह तादाद तकरीबन 63,000 बताई जा रही है। 1,50,000 से ज़ायद जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको ये जानकर तकलीफ होगी कि आज अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा माज़ूरीन है तो वो फ़लस्तीन में है, गजा में है। और उसके लिए इसराइल की दरिंदगी जिम्मेदार है, अमरीका की इसराइल को नाजायज़ हिमायत जिम्मेदार है। तो बहरहाल स्वीडन से ये खबर आई है, लेकिन अमेरिका से भी ये खबर आ रही है और फलस्तीन के हक में है। अमरीकियों की कम से कम 58% तादाद ने ये ऐलान कर दिया है, ये राय दे दी है कि फलस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में अफसोस ने एक सर्वे किया था जिसमें 58% अमरीकियों की यह राय थी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान ममालिक हैं या रुकन ममालिक हैं, उन्हें चाहिए कि फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत तस्लीम कर लें। और इसके अलावा आपको बता दूं कि तकरीबन 33% अमरीकियों ने कोई राय नहीं दी। हो सकता है कि वो ट्रंप के पीछे खड़े हों, इसी वजह से उन्होंने इस तरह का रवैया इख्तियार किया हो, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। अगर आप इसराइली मज़ालिम को, उसकी दरिंदगी को देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि इसराइल इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशत मुल्क है, उस पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी वाज़ेह तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। लेकिन शर्म की बात है कि वो अमेरिका का दौरा करता है, लेकिन अमेरिका में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका में वो गिरफ्तार होगा, उस वक्त गिरफ्तार होगा जब न्यूयॉर्क के मेयर महमूद ममदानी मुंतखब हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर उसके बाद नेतन्याहू न्यूयॉर्क आता है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि वह कातिल है, एक मर्डरर है और एक मास किलर है और उसे गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। चलते हैं हम हमारे दोस्त अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि अमेरिकियों ने जो राय दी है और स्वीडन के बच्चों ने जो आवाज उठाई है वो हक की आवाज नहीं है। बिल्कुल सही, हक की आवाज़। जिस तरह से आपने बताया कि जो सर्वे हुआ, सर्वे में जिस तरह से यूएसए में 58% लोगों ने कहा है कि उसको एक रियासत का वो मिलना चाहिए, एक स्टेट का वो मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें 33% लोग जो थे उन्होंने वोट ही नहीं किया, मतलब उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। तो इससे ये भी चीज़ एक सामने आती है कि शायद जिस तरह आपने बोला कि वो ट्रंप के साथ खड़े हों, ट्रंप के पीछे खड़े हों, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जो है इजराइल भी युद्ध विराम के लिए बात करने की अपनी कोशिश जारी रखे हुआ, क्योंकि कुछ भी हो, जंग होती है तो नुकसान हर तरफ होता है। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि हमास के साथ बातचीत फिर से शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य इजराइल के सभी जो बंधक हैं उनको वापस लाना और इजराइल की शर्तों पर युद्ध ख़त्म करना है। इसको लेकर के भी इस वक्त जो है बातचीत चले। जिस तरह से हमने देखा कि अभी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनका ये कहना है कि उसको सितंबर में एक अलग उसका वो दिया जाएगा, राष्ट्र का वो दिया जाएगा। तो उस पर भी ये देखना है किस तरह से चीज़ें सामने आती हैं। वहीं अगर दूसरी चीज़ आपने और कही कि जिस तरह से स्वीडन में लोगों ने जो बच्चों ने बाहर निकल के उसके लिए एहतजाज किया, वो भी बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और इससे जो है जो इस्लामिक मुल्क हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए कि आप किस उसमें सब में खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे, हिंदुस्तान में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, फ़लस्तीन को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल के सामान की बाइकआउट की ट्रेंड चलाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में भी लीडर्स हैं जिनका ये कहना है कि ये मामला यहाँ का नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। वही जो राजनेता हैं वो अपने यहाँ के लोगों को इजराइल भेज रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो आप ये भी देखिए किस तरह की चीज़ें, किस तरह की दो मुहिम बातें की जा रही हैं। एक तब ये आप कह रहे हैं
कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बांग्लादेश में चीज़ें सामने आती हैं तो आप हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करते हैं। अभी ये भी चीज़ सामने आ रही है कि बांग्लादेश की जो पार्टी थी शेख हसीना के, उनके भी ऑफिस 2 जगह बनेंगे हिंदुस्तान में। तो अब इतना आप सब कुछ करने के बावजूद भी अगर कोई फ़िलिस्तीन के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसको जो है मंजूरी नहीं दे रहे। अभी हमने देखा कि एक बहुत ही बूढ़े प्रोफेसर है जो कि इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पुलिस ने हटा दिया वहाँ से। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसानियत पे जहाँ पे भी कुछ वो होता है वहाँ पे पूरी दुनिया एक साथ होनी चाहिए और उस इंसानियत को लिए या फिर जो उनके ऊपर बर्बरता कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि लोग अपना मफाद देख करके लोगों के सपोर्ट में या लोगों के विरोध में आते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, ऐसा लगता है कि इंसानियत दम तोड़ रही है, लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि स्वीडन के जो बच्चे हैं, जिस अंदाज में अपने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, इसराइल की मज़म्मत की है, वह बहुत गैर मामूली है और उसके लिए हमें उनकी सताइश करनी चाहिए। ये देखिए, मज़हब का कोई यानी पहले आप देखेंगे कि मज़हब को लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मज़हब खुद इंसानियत सिखाता है, और अगर मज़हब अगर कोई इंसानियत ना सिखाए तो फिर वो मज़हब कहाँ का रहा है, वो हक कहाँ का रहा है। तो बहरहाल इंसानियत सबसे अहम होती है और हर मज़हब ने इंसानियत की तालीम दी है और सफाई की, पाकीज़गी की तालीम दी है। लेकिन अगर कोई पाकीज़गी की तालीम नहीं देता और कोई इंसानियत की तालीम नहीं देता तो मैं समझता हूँ कि वो मज़हब नहीं हो सकता है। तो बहरहाल अंदाज़ा कीजिए कि फ़लस्तीनियों के हक़ में एक लहर चल रही है और उस लहर को लेकर काफ़ी मैं समझता हूँ कि यानी हौसला अफजा नताइज भी बरामद हो सकते हैं। जैसा कि अशर यासिर ने कहा कि इसराइल अपनी शर्तों पर जो मांग यानी जो सुलह करना चाहता है वो हो भी सकता है कि सुलह हो जाए, क्योंकि 60 दिन की जंगबंदी होने वाली है, 60 रोज़ा जंगबंदी। लेकिन इसराइल उसी दौरान एक शरारत भी कर रहा है, एक शैतानी हरकत भी करने जा रहा है, क्योंकि वो गज़ा को और मशरिक़ी जो फ़लस्तीन है उसे तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, बीच में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ख़तरनाक साजिश है, घनाउनी साजिश है, जिसका तदारुक किया जाना चाहिए। अब तो इसराइल ने बबांग दहल ये भी कह दिया कि ग्रेटर इसराइल की बात भी की है। तो इस सिलसिले में इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक को होश में आना चाहिए कि इसराइल के क्या अज़ाइम हैं, किस तरह वो गंदगी फैला रहा है, किस तरह दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है और दहशतगर्दी के ज़रिए वो इंसानियत का कत्ल कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में फिल वक्त ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत बौखलाहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है, और इस तरह परेशानी का शिकार है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। और एक तो नरेंद्र मोदी अब सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। अगर बीजेपी में 75 साल की उम्र के बाद सबकदोशी का जो उसूल है उस पर अमल किया जाए तो नरेंद्र मोदी को गुजरात वापस भेजा जा सकता है। लेकिन क्या उन्हें गुजरात वापस भेजा जाएगा, ये एक अहम सवाल है। क्या वो जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये भी उससे ज़्यादा अहम सवाल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हुकूमत ऐसे बिल्स क्यों ला रही है जिसके ज़रिए एक डिक्टेटरशिप का तस्वुर उभरता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अमित शाह ने 3 मुतनाज़ा बिल पेश किए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, इसी तरह द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 उसने ये भी पेश किया है, और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 पेश किया है। इसके तहत अब कोई भी चीफ मिनिस्टर जो 30 दिन तक जेल में रहता है उसे तो ओहदे चीफ मिनिस्टर से हटाया जा सकता है। कोई मरकज़ी वजीर हो, रियासती वजीर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी इसी तरह हटाया जा सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि किसको जहन में रखकर किया गया है, क्योंकि बिहार में अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को और जेडीयू जो है उसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इक़्तिदार से महरूम होना पड़ सकता है। तो अब तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और कांग्रेसी कायदीन को देखते हुए ये बिल लाया गया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को डराने धमकाने के लिए भी ये बिल लाया गया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बारे में इत्तलात आ रही थी कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, वो बीजेपी से बहुत बदजन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और बेजार हो गए हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि इस तरह के बिल्स लाकर ये यानी शैतानी जो दिमाग चलता है, मैं समझता हूँ कि इस शैतानी दिमाग का कुछ इलाज होना चाहिए और अपोजिशन ही इसका इलाज कर सकती है और वोट के ज़रिए आवाम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हमने देखा कि कल हमारी जो संसद थी उसका समापन हुआ है, उसके बाद फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा था कि ये संसद सुचारू रूप से चल नहीं पाया है क्योंकि इसमें अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया।
उसी के बाद एक बयान सामने आता है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का, जिनका कहना है कि संसद में हमारी मतलब जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से पूरा 100% काम किया गया है। जो बिल हमें लाने थे वो सारे बिल लेके आए हम, लेकिन अपोजिशन जो है वो जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपोजिशन काम ढंग से नहीं कर पाए, उसका भी रीज़न आप ही, क्योंकि आपने उन चीज़ों पे बात करने से इनकार कर दिया। उन चीज़ों पे आपने बात ही नहीं की जिन चीज़ों पे अपोजिशन बात करने की जो है बात करने के लिए कह रहा था। वहीं दूसरी चीज़ आपने कही कि जिस तरह से जो बिल लाया गया है उसमें ये कहा गया है कि 30 दिन तक अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में रहता है तो 31वें दिन वहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा। उसको लेकर के भी एक चीज़ सामने आई थी कि अभी हम इससे पहले एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमने देखा कि हेमंत सोरेन जो है वो जब जेल गए थे तो वो इस्तीफा दे के गए थे, और उन्होंने उसके बाद फिर देखा कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने फिर अपना जब इस्तीफा जब जो है वहाँ पे शपथ दी तो उसके बाद चंपाई सोरेन नाराज़ हो गया और वो जो है बीजेपी में चले गए। आज उनकी क्या हालत है वो आप देख सकते हैं कहाँ हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप जिस तरह हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया था कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये जो है जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू दोनों को ध्यान में रखे और दोनों को अपने कंट्रोल में करने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो इससे भी एक चीज़ सामने आती है कि जिस तरह हमने ये भी बात की थी कल और ये देखा भी था कि जो टीडीपी है उसने इसको बोला है कि आप इसे जेपीसी में दीजिए। कल भी हमने शायद इस पर डिस्कशन किया था, जेपीसी में दीजिए। उससे ये भी चीज़ें सामने आ रही कि आप जो भी चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं उससे आपके ही सहायक जो पार्टियां हैं वो खुश नहीं है। दूसरी चीज़ ये है सबसे अहम कि आप जो है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति अब से पहले कभी हुई नहीं है। बिहार में हमने देखा कल एक बड़ी तस्वीर सामने आई कि जब नीतीश कुमार जो है रोज़ा इफ्तार की पार्टी देते हैं तो वहाँ पे वो जो है टोपी और जो है क्या बोलते हैं रुमाल डाल के बैठते हैं, लेकिन कल जब उनको टोपी पहनाने की बात की गई तो उन्होंने उस टोपी को हटा करके वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं जमा खान उनको पहना दी। और वहाँ पे फिर जो मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स थे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बहुत ज़्यादा समय से हमारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है। तो इससे ये भी एक चीज़ सामने आती है कि वहाँ की जनता भी अब नीतीश कुमार से खुश नहीं है। नीतीश कुमार जब खुद जो है मुख्यमंत्री थे, अभी जो है वो जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहा जा रहा है कि वो जो बीजेपी कह रहे हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री थे तो वो अपनी आज़ादी के हिसाब से काम करते थे। बीजेपी का इल्ज़ाम लगता है कि जब वो मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ थे तो जो लालू प्रसाद यादव थे वो जो कहते थे वो करते थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने जो है अपने आप को अलग किया है कि मुख्यमंत्री मैं हूं तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। तो जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में आप देखिए किस तरह से जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं, उसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो अवाम है बिहार की जो जनता है उसमें एक अलग मैसेज जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वोट या सीटों की संख्या बढ़ सकती है इससे, अगर एंड में कुछ गड़बड़ नहीं होता है। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में ही बैठे हुए हैं, बिहार में रैलियां कर रहे हैं। आज वो जो हैं मुंगेर में गए हैं और वहाँ पे जो है उन्होंने एक खानका में वहाँ के जो खानका के वो हैं उनसे मुलाकात की है और वहाँ पे मुस्लिम विद्वानों मतलब जिन्हें हम कहते हैं धर्मगुरु, उनसे मिल करके मुसलमानों की जो बिहार में मेन इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन किया और ये उनसे बात की कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपके इन इश्यूज़ को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये भी है कि जब बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है तो क्या कोई वहाँ पे डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाया जाता है, क्योंकि आरजेडी में भी मुसलमान लीडर्स हैं और वहाँ की कांग्रेस में भी मुसलमान लीडर्स हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या कोई अगर वहाँ पे आपकी सरकार आती है तो डिप्टी सीएम आप किसी मुसलमान को बनाते हैं, सबसे अहम सवाल ये भी है। बहरहाल राहुल गांधी के बारे में जो सर आपने बताया कि मुंगेर में उन्होंने खाना में मुलाकात की, उलमा से मुलाकात की, मशाइखिन से मुलाकात की और तबादला ख्याल भी किया। तो इस सिलसिले में ये कहना ज़रूरी है कि राहुल गांधी का जो जहन है वो सेक्युलर जहन है पूरी तरह, और वैसे भी कांग्रेस में बदकिस्मती से बाद ऐसे कायदीन भी है जो ऐसा लगता है कि बीजेपी या RSS
का जहन रखते हैं उन्हें इस तरह के कायदीन से बचना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, फिलवक्त बिहार में ऐसा लगता है कि आरजेडी के साथ वो आने वाले दिनों में ज़रूर हुकूमत बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर वोट अधिकार जो यात्रा निकाली गई है, और जब भी यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। आपने देखा कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, बीजेपी चिराग पा हो गई थी और कहा कि भारत कब तकसीम हुआ है जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने तोड़ने की बात की, इसलिए मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो ये राहुल गांधी है। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने नारा लगाया था नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और उसी यात्रा के जरिए उन्होंने ये कर भी दिखाया है, और मणिपुर तक भी वो जाए गए हैं। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज तक जहमत नहीं हुई कि मणिपुर का दौरा करें। तो बहरहाल उसके बाद आप देखें न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, और वो भी यात्रा कामयाब रही और उसके भी बेहतर नताइज बरामद हुए। अब वोट अधिकार यात्रा निकालते हुए वो यकीनन बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की हुकूमत को गिराएंगे, ऐसा पूरी तरह लगता है। और हालत ये हो गई कि लोग इस कदर कसीर तादाद में जा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में कि सरों का समंदर दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी कायदीन की नींद हराम हो गई है। खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बताया जा सकता है। और परेशानी में क्या होता है आपको अच्छी तरह मालूम है, बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ा तो क्या होता है ये बताएंगे अशर यासिर। बिल्कुल सही, बीपी बढ़ता है तो आप मैं सियासी बीपी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उल्टे सीधे बयानात देने शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में रहते हैं तो संसद में उन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जब वो किसी चुनावी रैली को या किसी और रैली को संबोधित कर रहे होते हैं तो वो अपोजिशन को इस देश का दुश्मन बताने के लिए बात करते रहते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि आपके ऊपर जब टैरिफ की इतनी बड़ी बात कही गई है तो आपने अभी तक उस पर कुछ नहीं बोला। ट्रंप जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, 32 से 33 मरतबा ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो जंग छिड़ी थी उसको हमने रुकवाया है, और उसको रुकवाने के लिए हमने ट्रेड की, व्यापार की धमकी दी है। तो इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे बात होती हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी कल ये बात कही जब संसद का सेशन ख़त्म हुआ है कि जो अपोजिशन है, ख़ासकर जो कांग्रेस पार्टी है, उसके लिए ये सेशन बिल्कुल ही ख़राब रहा है, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। वो किस तरह से बात करते, किस तरह की हरकतें करते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आपको किसी चीज़ के लिए कोई आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो इल्ज़ाम कहीं ना कहीं दुरुस्त भी होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वोट से रिलेटेड जो कि खुल के सामने आ गई हैं, उसको लेकर के भी आप कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है बीजेपी, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन पे बौखलाए हुए हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि आप उन चीज़ों पे क्लियर बात क्यों नहीं करते हैं। उन चीज़ों पे अगर विपक्ष, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है बेकार में इस पर हंगामा करा, तो आप उसको लेकर के चीज़ें क्लियर करें और बैठ करके बात करें कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप जो हैं वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं, और बाहर रैली में जाके आप ये कहते हैं कि जो अपोजिशन है वो फालतू में सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी बिहार में इलेक्शंस होने हैं, और बिहार में इलेक्शंस को लेकर के फिर बीजेपी ने एक बड़ी चाल चल दी है कि बिहार में दीपावली और छठ पूजा एक होती है जो बिहार में बहुत ही अच्छे उससे मनाई जाती है। तो उसको लेकर के तकरीबन 1200 या कुछ ट्रेनें चलाने की बात कही है। तो आप ये देखिए, फ्रीबीज की बात जो है बीजेपी कहती है कि फ्रीबीज की बात नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन से एन पहले इलेक्शन भी उसी दौरान होने हैं, और आप जो है इतनी ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं, आप इतनी ट्रेनें चलाइए। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि आप रूट कहाँ से लाएंगे उनका, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी इतनी ट्रेनें चल रही हैं। अगर आप रूट नहीं बनाएंगे तो वो जो और पुरानी ट्रेनें चल रही हैं जो रोज़ चलती हैं वो नो डाउट फिर जो है लेट होती रहेंगी। इस पर भी कोई बात नहीं होती, ना कोई नए रूट की बात होती। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अगर रूट नहीं बनाएंगे नया, और आप जो है नई ट्रेनें लेके आएंगे, तो उस रूट पे बहुत जाम हो जाएगा, फिर और यात्री परेशान होंगे। अभी हमने देखा कि कुंभ में जिस तरह से बयानबाजी की गई थी कि हमने इतनी ट्रेनें चलाई हैं, इतनी फ़्लाइट चलाई हैं, लेकिन आपने भी देखा वहाँ पे किस तरह की चीज़ें सामने आई दिल्ली में। और जो ट्रेन में एसी कोच में लोग जो है घुस गए और वहाँ पे तोड़फोड़ करने लगे, ये सब चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट सही होगा तो चीज़ें स्मूथली चल जाएंगी। अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं, धरातल में ज़मीनी लेवल पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो फिर आपको भी परेशानी होगी, जनता को भी परेशानी होगी,
और जो रेलवे संपत्ति जो आप कहते हैं कि आपकी संपत्ति है उसको भी नुकसान होगा। वैसे भी आप यासिर देखेंगे कि 2014 के बाद से, जब से मोदी ने इख्तिदार संभाला है, उसके बाद से हिंदुस्तान में गुंडागर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ख़वातीन पर हमलों, चाहे वो जिनसी हमले हो या जिनसी हरासानी के वाक़यात हो, मुख्यमंत्री तक नहीं बच रही हैं, नहीं बच रहे हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी कारकुन या आरएसएस के जो लोग हैं ये समझ रहे हैं कि इख्तिदार मिलता है, इख्तिदार बहुत ही मुस्तकिल नहीं होता, आर्जी होता है। किसी का भी आप समझेंगे कि हिटलर जैसा इंसान भी नहीं रहा, वो किस कदर ताकतवर था, किस कदर उसने यानी हिकमत अमली अपनाई थी, लेकिन कुछ नहीं कर सके, यानी दुनिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो अब ये क्या बिगाड़ सकेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि आज एक खातून चीफ मिनिस्टर भी महफूज नहीं है, यानी कुत्ते के बहाने उसे किस तरह बुरी तरह मारा गया है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से सर एक चीज़ चल रही कि अभी हमने बात की थी, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि साउथ की एक एमपी थी जो मॉर्निंग वॉक पे गई थी, उनकी चेन किसी ने चुरा ली, वो भी एक हाई सिक्योरिटी जोन में। बताइए, उस उनकी चेन चुरा ली जाती है और फिर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे हमला हो जाता है, उन्हीं के यहाँ जो जन सुनवाई चल रही थी उसी में हमला हो जाता है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की हम क्या वो कर सकते हैं। आम जनता रोज़ रोड पे निकलती है, लोग रोज़ जॉब करने जाते हैं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, हर तरह के लोग जॉब करने जा रहे हैं। उनके साथ किस किस तरह की हरकतें सामने आएंगी। अगर आप बात करें आम आदमी पार्टी वहाँ पे सत्ता में होती तो आप ये कह सकते थे आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी ये कहना रहता था कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के हाथ में। तो अभी तो बीजेपी की अपनी सरकार है, वहाँ पे केंद्र सरकार के हाथ में अगर पुलिस है तो फिर पुलिस को वहाँ पे एक्टिव करना चाहिए और वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसको सही करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जब कब चाकू से हमला हो जाता है, जब कब जो है गोलियाँ चल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती, किडनैपिंग हो जाती, लेकिन इन सब चीज़ों पे बीजेपी बात नहीं करती। बीजेपी बात करती सिर्फ धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उन पे, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को बनिया कहती हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें किस तरह की चीज़ें होती, किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाई गई हैं उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो वहाँ की जो क्या बोलते हैं एमसीडी में जिस तरह से वो चीज़ें वहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनके बहुत सारे ट्वीट हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर के उनके बहुत सारे ट्वीट हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के, उन सब पे जो है बीजेपी को ध्यान दे करके मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो अब शायद आप सुधर जाइए, अब आप इस तरह की बात कीजिए कि दिल्ली आपकी है और आपके लिए जितने भी लोग दिल्ली में हैं, चाहे वो जिस भी मजहब से हों, जिस भी स्टेट से, वो सारे आपके हैं। आपको उस हिसाब से काम करके दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हालत ये हो गई है, ख़वातीन पर हमले किए जा रहे हैं, या बच्चियाँ महफूज नहीं है, 9 माह की बच्ची तक महफूज नहीं है, 3 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है। बीजेपी की रियासतों में हो रहा है, लेकिन बीजेपी की रियासतों में जो कुछ भी होता है उस पर वो नज़र नहीं डालती, बल्कि गैर बीजेपी रियासतों में जो होता है उस पर चीखने चिल्लाने लगती है, पुकारने लगती है, और गोदी मीडिया जो है, जो तलवे चाटू मीडिया है, उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए चीखने लगता है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, एक खातून चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, रेखा गुप्ता, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाल खींचे जाते हैं, और ये किसके लिए किया जाता है? सिर्फ कुत्ते के लिए किया जा रहा है। तो अब अंदाजा कीजिए कि कुत्तों की किस कदर अहमियत बढ़ गई है, और इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि दिल्ली में जो पुलिस है वो अमित शाह के कंट्रोल में है, और अमित शाह जिम्मेदार होते हैं इस तरह के वाक़यात अगर पेश आते हैं, तो उनकी भी यानी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए कि आखिर क्या कर रहे हैं आप, ये करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो एक सदर नशीन है, उन्होंने इसके अलावा और एक आपको बताऊँ पृथ्वीराज है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है हमारे मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय के बारे में कि क्या वो घास उखाड़ रहे हैं, तो क्या अमित शाह भी घास उखाड़ रहे हैं? ये सवाल पैदा होता है हिंदुस्तान में। सर देखिए, बीजेपी में सबसे बड़ी चीज़ ये कि अकाउंटेबिलिटी की बात आप नहीं कर सकते उनसे, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो आपको देशद्रोही का तमगा दे दिया जाएगा कि आप हिंदुस्तान के साथ अच्छा वो नहीं कर रहे हैं। और जब भी आप देखिए कि बीजेपी से कोई सवाल करता है तो उसको चुप कराने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आई जाती हैं जिसके बाद वो सवाल नहीं कर पाता है। सबसे अहम चीज़ है, और जब भी कुछ ऐसी घटनाएं बीजेपी के राज में होती हैं या वो केंद्र सरकार के अंडर में होती हैं, अभी आप देखिए पहलगाम का जो अटैक हुआ था, उसमें देश के गृह मंत्री को जवाब देना था, लेकिन देश के गृह मंत्री जवाब नहीं देते हैं।
जवाब देते हैं। माइनॉरिटी मिनिस्टर जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो जवाब देते जी हैं। हाँ। उसके 1.5 से 2 महीने के बाद फिर वहाँ के जो राज्यपाल हैं कश्मीर के मनोज सिन्हा वो ये कहते हैं हमसे चूक हुई थी। मतलब गृह मंत्रालय इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आप फिर छोड़ दीजिए। जी, एक बात है, मनोज सिन्हा का आपने नाम लिया है। मनोज सिन्हा के बारे में आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में एक नकली या फर्जी जो IAS ऑफिसर है वो गिरफ्तार हुआ था। उसने बाद में कहा कि मैंने मनोज सिन्हा को कर्ज दिया था, मनोज सिन्हा ने उससे कर्ज लिया था, लेकिन उस पर पर्दे पड़ गए हैं। आखिर उन्होंने कर्ज क्यों लिया था, किस वजह से लिया था, क्या कर्ज वापस किया, ये मालूम हुआ है? हरगिज मालूम नहीं हुआ है। तो इस पीछे पड़ जाना चाहिए गोदी मीडिया नहीं बल्कि जो दूसरा मीडिया है उसे इस तरह के वाकयात पर पीछे पड़ जाना चाहिए, उसके तह तक जाना चाहिए और इस तरह के लोगों को बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा है कोई मामूली ओहदा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी तक आपने देखा होगा पुलवामा अटैक जो हुआ था उसको लेकर के जो चीज़ें सामने आई थी बाद में उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसी तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो केंद्र सरकार है या फिर हम देख रहे हैं गृह मंत्रालय उसने 3 स्केच वायरल किए थे कि ये 3 लोग थे, लेकिन बाद में उन स्केच को ये बता करके हटा दिया गया कि ये फर्जी स्केच थे। जी हाँ, तो आप देखिए लोगों को गुमराह करने के लिए हर तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उस जवाब के उन सवालों का जवाब ना देने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी करेंगे, ऐसे चीज़ें लेके आएंगे जिससे फिर आप वो सवाल भूल करके उन पे सवाल करने लगेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं अमेरिका से खबर आ रही है कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी इस कदर सख्त होती जा रही है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जो लोग हैं उनको अमेरिका से निकाले जाने का खदशा पैदा हो गया है। वैसे भी आपने देखा कि कुछ दिन पहले ट्रंप इंतजामिया की सख्त यानी इमिग्रेशन पॉलिसी के नतीजे में 6000 तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए गए थे। तो बहरहाल इन्हीं खबरों के साथ यानी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।